अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों की खिदमत में कास्ट काउंटिंग के छठे लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। जी, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में मटेरियल कास्टिंग को डिस्कस किया था और आज हम अपने इस लेक्चर में मटेरियल कास्टिंग के सारे एस्पेक्ट्स कवर करके फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक लेबर कास्टिंग की तरफ मूव करेंगे। जी, तो पिछले लेक्चर में हमने इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम डिस्कस किया था। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के बाद हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ईओक्यू की। ईओक्यू के बाद हमने बात की थी पिछले लेक्चर में ईओक्यू और बल्क परचेज डिस्काउंट का। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में हमने डिफरेंट लेवल्स देखे थे। रीऑर्डर लेवल देखा था, मैक्सिमम लेवल देखा था, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल। जी, आज का हमारा एजेंडा है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस के साथ आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो मटेरियल के हवाले से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे और मटेरियल के रेलेवेंट रेशियोज, ये तीन एरियाज आज हम डिस्कस करेंगे। जी, तो आज हम पहली बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉसेस की। तो हमारे पास दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक होते हैं अनअवॉइडेबल लॉसेस। अनअवॉइडेबल लॉसेस वो होते हैं जो नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से होने ही होने होते हैं, ठीक है जी। और दूसरे लॉसेस हैं अवॉइडेबल लॉसेस, जो कि नेग्लिजेंस की वजह से इनकर होते हैं। जो अनअवॉइडेबल लॉसेस हैं इनको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ये कौन से लॉसेस हैं? नॉर्मल लॉस। और जो अनअवॉइडेबल लॉसेस हैं उनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब ये लॉस नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से नहीं है। पहले की मैंने बात की कि ये किस वजह से है, नेचर ऑफ बिजनेस की। लाइक अगर आपने शेलर लगाया हुआ है चावल बनाने वाला, तो उसके नेचर ऑफ प्रोसेस ऐसा है कि अच्छे क्वालिटी का चावल प्रोड्यूस करने के लिए वो जितना ड्राई होगा इतना अच्छा क्वालिटी का चावल प्रोड्यूस होगा। तो जब आप दान खरीदते हैं तो वो श्रिंक होते हैं, उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। तो उस वजह से ये लॉस क्या है, ये नेचर ऑफ द प्रोसेस। इसकी एक और एग्जांपल, अगर कारपेंटर की एग्जांपल को ही हम डिस्कस करेंगे, तो कारपेंटर जो लकड़ी से जब टेबल बनाता है तो कुछ ना कुछ बुरे की फॉर्म में जाया होना ही होना होता है। वो क्या है? नॉर्मल लॉस। और जो एबनॉर्मल लॉस है वो क्या है? वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, जैसे चोरी हो गया राइस आपका, फैक्ट्री में आग लग गई, उस वजह से आपका मटेरियल ज़ाया हो गया। तो ये कौन से एग्जांपल्स हैं एबनॉर्मल लॉसेस की, जिसको अवॉइड किया जा सकता है। अब हम इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। नॉर्मल लॉस जो है ये हम गुड यूनिट्स को चार्ज कर देते हैं। किधर चार्ज करते हैं? गुड यूनिट्स को, थ्रू एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बना के हम इसको गुड यूनिट्स को चार्ज कर देते हैं। इसकी कास्ट बाकी जो आपके यूनिट्स एक्चुअल में प्रोड्यूस होते हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और एबनॉर्मल लॉस को हम रिकग्नाइज कर लेते हैं एज अ लॉस अपनी इनकम स्टेटमेंट में सेपरेट के तौर पे। लेट्स अज्यूम 10 यूनिट्स आपके ज़ाया हो गए, तो उसकी जितने भी कास्ट आपने अभी तक इनकर किया है उसको आपने एज ए एक्सपेंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चार्ज कर दिया। जी, तो लॉसेस के बाद आज हमारी एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ये कुछ सीरीज है, कुछ को हम इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। पहला कौन सा है? मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। उसके बाद कौन सा बनता है? परचेज रिक्विजिशन फॉर्म। फिर नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट बनता है वो परचेज ऑर्डर है। फिर डिलीवरी नोट, फिर इनवॉइस, फिर गुड्स रिसीव्ड नोट GRN, और फिर बिन कार्ड। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम आगे फर्दर देखेंगे। जी, तो बहुत जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं।
मटेरियल की रेक्विजिशन कौन इनिशिएट करता है? वर्क स्टेशन इंचार्ज, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वहां पे जो हेड है उसने मटेरियल की रेक्विजिशन भेजी स्टोर वाले को कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। परचेज रेक्विजिशन, स्टोर वाले ने कहा कि जी मेरे पास इतनी इन्वेंट्री बच गई है, अब हमें और इन्वेंट्री लेनी है, उसके लिए वो क्या करेगा? परचेज रेक्विजिशन भेजेगा किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। अब मटेरियल रेक्विजिशन वर्क स्टेशन वाले ने किसको भेजी? स्टोर डिपार्टमेंट को। और फिर स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज रेक्विजिशन किसको भेजी? परचेज डिपार्टमेंट को। फिर परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज ऑर्डर बना के भेज दिया अपने सप्लायर को अगर उसने चीजें मंगवानी है। तो ये 3 बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन हम कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने पहले डॉक्यूमेंट की तरफ मूव करते हैं। जी, पहला डॉक्यूमेंट है हमारा मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म। इट इज अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच वर्क स्टेशन इंचार्ज रिसीव मटेरियल फ्रॉम स्टोर। इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर वर्क स्टेशन इंचार्ज जो है उसने स्टोर से मटेरियल को रिसीव किया। अब ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू अथराइज एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड एज so that an appropriate inventory can be stocked to keep production moving। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इतनी चीजों रॉ मटेरियल हो ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सके। तो ये कौन बनाता है? वर्क स्टेशन इंचार्ज। किस लिए? ताकि वो स्टोर से मटेरियल मंगवा सके। इसका कुछ फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है, XYZ कंपनी नाम जो भी है एटसेट्रा, रिक्वेस्ट बाय डिपार्टमेंट जिसने किया है, डेट ऑफ रिक्वेस्ट किस डेट को चाहिए उसका एक कोडिंग नंबरिंग आ गई, डिस्क्रिप्शन क्या चीज है, उसका मटेरियल कोड क्या है और क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट किसने किया और अप्रूव किया, इनके साइन हो गए। अब सॉरी ये ऊपर इसके ना जो है नाम वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है मटेरियल रेक्विजिशन। ठीक है जी। मटेरियल रेक्विजिशन के बाद हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर किसने करना है? इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट एंड फर्स्ट ऑफिशियल ऑफर इशूड बाय अ बायर टू द सेलर। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? जो बायर ने इशू किया किसको? सेलर को। इस पे टाइप्स, कौन सा मटेरियल लेना है, उसकी क्वांटिटी और एग्रीड प्राइस, ये 3 चीजें मेंशन होती है। अब ये किस लिए यूज होता है? प्रोडक्ट या सर्विसेज की परचेजिंग एक्सटर्नल सप्लायर से लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज होता है। इसका स्पेसिफिक कुछ ये होता है, जो भी आपका नाम है, परचेज ऑर्डर नंबर, और ये जितने भी बाद में उनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, किसके साथ? सप्लायर के साथ, उन सब पे ये परचेज ऑर्डर नंबर मेंशन होना चाहिए। डेट और टू किसको? अपने सप्लायर का नाम आ गया। डेट वांटेड, शिप वाया FOB होना है या FOD होना है? FOB क्या होता है और FOD क्या होता है? FOB फ्री ऑन बोर्ड। जिस वक्त चीजें डिस्पैच होती हैं सप्लायर से, तो वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अगर बायर को ट्रांसफर हो जाए तो उसको FOB कहते हैं। दूसरा क्या होता है? FOD फ्री ऑन डेस्टिनेशन। अब इसमें जब तक सप्लायर के पास चीजें पहुंचती नहीं है तो उसकी जो है FOD होता है। मैंने पिछले दिनों में ऑनलाइन एक ग्राफिक टैबलेट, ये जिससे मैं अभी राइटिंग कर रहा हूँ, ये परचेज किया। तो वो भाई हरिपुर के रहने वाले थे। तो मैंने उनको 2 चीजें कही थी। एक, FOD के कुरियर के दौरान ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा COD, कैश ऑन डिलीवरी, जब वो चीजें मेरे पास पहुंचेंगी तो फिर मैं कैश दूंगा। सेम इसी तरह सप्लायर FOB की ऑप्शन भी दे सकता है, FOD की ऑप्शन दे सकता है। जो टर्म्स हैं, कैटलॉग नंबर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, एग्रीड प्राइस, ये सारी चीजें किसके ऊपर मेंशन होती हैं?
परचेज ऑर्डर के ऊपर। परचेज ऑर्डर के बाद एक डेबिट नोट होता है। अब डेबिट नोट के डिफरेंट यूसेज होती है, लेकिन जो हमने आज डिस्कस करनी है कि ये बायर ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया किसके लिए, अगर वो गुड्स रिटर्न करता है जो उसने उधार पे ली थी सप्लायर को, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करेगा वो डेबिट नोट कहलाएगा। अब अगेन कंपनी का नाम, सप्लायर जिसको भेजा, जिस वजह से आप डेबिट कर रहे हैं उसका अकाउंट, वो मेंशन क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, डेट रिसीव्ड, GRN गुड्स रिसीव्ड, नोट नंबर, जिस नोट के थ्रू आपने चीजें रिसीव की थी वो सारी, और रीजन ऑफ रिटर्न भी आप इस पे मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट स्टोर लेजर कार्ड। अब ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में यूज होता है। हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जिसपे पूरी कास्ट और क्वांटिटी दोनों चीजें मेंशन होती हैं, किसके हवाले से, आपकी इन्वेंट्री के हवाले से। रॉ मटेरियल जो भी आपके पास है उसकी कास्ट, क्वांटिटी और बैलेंस हर चीज मेंशन होती है। इसमें 3 कॉलम होते हैं, रिसीट्स, इश्यूएंस और बैलेंस। फिर जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएगी हम इसकी रिकॉर्डिंग करते जाएंगे। फिर है बिन कार्ड। अब ये सिर्फ किसके लिए होता है, क्वांटिटी के लिए। डिफरेंस इसका स्टोर लेजर कार्ड से ये है कि बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी गुड्स हैं कितनी ये मेंशन होता है कि रीऑर्डर लेवल कौन सा है, EOQ कितना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, डेजर लेवल, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होती है। फिर डेट, रेफरेंस, क्वांटिटी रिसीव, क्वांटिटी इशूड और बैलेंस। इसका और स्टोर लेजर कार्ड का डिफरेंस क्या है कि ये जो है इसमें सिर्फ क्वांटिटी होती है, और ये कौन बनाता है, स्टोर वाला। जो स्टोर का हेड है वो ये डॉक्यूमेंट बनाएगा, बिन कार्ड। तो ये जनाब हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे मटेरियल के हवाले से। अब हम बात करते हैं मटेरियल की रेशियोज के हवाले से। तो मटेरियल की 2 इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि हमें बताती है स्टॉक पोजीशन ऑफ स्टोर रूम, कि हमें इन अकाउंटिंग पीरियड कितनी दफा मटेरियल का ऑर्डर करना पड़ेगा और कितने दफा मटेरियल वो आपका यूज होगा। इसका फार्मूला क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मटेरियल यूज डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फिर टर्नओवर के साथ एक और इसकी लिंक रेशियो है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या करता है कि कितने दिन, नंबर ऑफ डेज ऑन एवरेज आपकी इन्वेंट्री होल्ड रहती है। नंबर ऑफ डेज ऑन एवरेज दैट अ बिजनेस इन्वेंट्री होल्ड्स, मतलब है कि कितने दिनों बाद आपने अपनी जो है इन्वेंट्री जो है वो कितने दिन आपके पास रहेगी जिसके बाद आप दोबारा मंगवाएंगे। अब इसका एक फार्मूला तो ये है कि 365 डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर रेशियो, और एक और फार्मूला भी यूज हो सकता है। वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स 365, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। इसमें हमने प्रीवियस रेशियो के ही डाटा को यूज किया, और इसमें जो रॉ बेसिक डाटा था, क्योंकि इन दोनों को ही यूज करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की गई थी। अब एग्जांपल इसकी, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 2000 यूनिट्स हैं, मटेरियल परचेज हमने 10,000 यूनिट्स खरीदे, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1000 यूनिट्स है और मटेरियल कंज्यूम 15,000 जी। तो अब हमने इसकी रेशियोज कैलकुलेट की। पहले हमने कैलकुलेट कर ली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब क्योंकि उसने हमें मटेरियल कंज्यूम दे दिया, अदरवाइज हम क्या करते, मटेरियल कंज्यूम ना दिया होता तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है तो उसको हमने यूज किया डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री हमने कैसे कैलकुलेट कर ली, दोनों को ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये 10 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई। उसके बाद फिर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड
हमने नंबर ऑफ डेज लेट्स अज्यूम यहाँ पे 360 हमने अज्यूम किए, समटाइम 365 भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी हुई तो आपने 365 अज्यूम करने हैं, डिवाइडेड बाय 10 तो 36 डेज। अब इट मींस कि 36 डेज आपके बाद आपकी इन्वेंट्री कितना टाइम होल्ड करेगी? 36 डेज। और साल में कितनी दफा आपको इन्वेंट्री ऑर्डर करनी पड़ेगी? 10 टाइम्स। टर्नओवर क्या है? 10 दफा है। ठीक हो क्या चीज? अब हमारे आज की डिस्कशन कंप्लीट होगी। आज हमने 3 चीजें देखी। लॉसेस को देखा, लॉसेस के बाद हमने देखा लॉसेस के बाद हमने देखा कि हमारे जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री के रेलिवेंट रेशियोज कौन कौन से हैं, वो 2 रेशियोज हमने देखी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये मटेरियल का टॉपिक बड़ा कंप्रिहेंसिव वे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे जो बाकी लेक्चर्स होंगे उनका आपको डिस्क्रिप्शन में रेलिवेंट लेक्चर्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस सीरीज ऑफ लेक्चर में अभी हम बात कर रहे हैं कास्ट अकाउंटिंग की। कास्ट अकाउंटिंग के बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ एरियाज को डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एरियाज को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।